हेलो चिल्ड्रन। कक्षा 9 हिंदी स्पर्श की दूसरे पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसकी लेखिका खुद बचेंद्री पॉल है, जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर अपने शुकदम रखे। बचेंद्री पॉल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पानग गांव में हुआ था। बचेंद्री की मां का नाम श्रीमती हंसा देवी नेगी और पिता का नाम श्री कृष्ण सिंह पाल था। पिता की आमदनी अधिक न होने के कारण बचेंद्री को 8वीं कक्षा के आगे पढ़ाई का खर्चा सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा था। ऐसी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत में एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा चाव था। उनका परिवार साल के कुछ महीने ऊंचाई वाले गांव में और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे गांव में बिताता था। उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। पढ़ाई समाप्त करके वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान वे 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी और फिर एवरेस्ट विजय के लिए उन्होंने प्रयास किया। यह पाठ लेखिका ने स्वयं क्रमबद्ध किया है। पर्वतारोहण के क्षण प्रतिक्षण के रोमांचक अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने का उनका यह प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है। आइए अब देखें कि बचेंद्री पाल की उपलब्धियां क्या हैं। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने सन 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से सन 1985 में स्वर्ण पदक प्रदान किए। सन 1986 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया तथा 1997 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये था लेखिका बचेंद्री पाल का जीवन परिचय। आइए अब देखें कि इस पाठ में क्या क्या है। एवरेस्ट अभियान की चुनौतियों का सामना जो है किस तरह से बचेंद्री ने किया, उन्होंने इस पाठ में इस कहानी या पाठ के द्वारा हमें बताया है। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। 7 मार्च सन 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। उनमें पहले हिमपात के रास्ते को साफ करने और बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। एवरेस्ट का उन्होंने दर्शन सर्वप्रथम नमचे बाजार से ही किया था। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 तरफ समुद्र है और उस समुद्र के ऊपर एक पहाड़ जैसा जो है प्रतीत होता है। ठीक है। अधिकांश शेरपा यहीं रहते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा, जिसे इंग्लिश में प्लूम कहा जाता है। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर या उससे भी अधिक की रफ्तार से हवा चलती है, तब यह प्लूम बनता है। कैसे बनता है? सूखी बर्फ जो है उड़ती है इस हवा के साथ और उड़ने से जो है चोटी के चारों तरफ फूल सा बन जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
लेखिका को डर तो लगा, फिर भी वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा। तो समाचार मिला कि खम्बू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक शेरपा की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये काफी भयंकर जो है घटना थी। 4 घायल हो गए थे। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। तभी उपनेता प्रेमचंद ने आकर बताया कि खम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल, रस्सियां और झाड़ियां भी लगा दी गई हैं। परंतु यदि हिमपात होता रहा तो यह काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक और रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। तो आइए पहले मैं आप लोगों को नक्शा दिखाती हूँ कि किस तरह जो है इनका कैंप लगता है। सबसे पहले बेस कैंप 5334 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद देखिए कैंप 1 5943 मीटर की ऊंचाई पर। कैंप 2 6400 मीटर की ऊंचाई पर। कैंप 3 7162 मीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद देखिए आप लोग कैंप 4 साउथ कोल 8000 मीटर की ऊंचाई पर, जिसे जो है डेथ जोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट समिट 8848 मीटर की ऊंचाई पर जो है आपको एवरेस्ट की पीक को देखने को मिलेगा, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, तो 7900 मीटर की ऊंचाई तक इन्हें पहुंचना था। लेखिका ने एवरेस्ट को पहली बार इतनी निकट से देखा। उसने पहाड़ियों से घिरे टेढ़े मेढ़े बर्फीली नदी को भी निहारा। उसे पता चला कि हिमपात के कारण कभी कभी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और धरती में दरार पड़ जाती है। उसे पता चला कि पूरी यात्रा में हिमपात रोज ही उसे तथा अन्य 1 दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा। ठीक है, अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों, लट्ठों तथा रस्सियों का उपयोग करना सिखाया। तीसरे दिन उन्होंने हिमपात से कैंप तक का सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास किया। लेखिका और रीता गोम्बू साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी था। अपने हर कार्य की जानकारी बेस कैंप में वे दे रहे थे। और किसे दे रहे थे? कर्नल खुल्लर को। 29 अप्रैल को अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल पहुंचे। यह 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप था। लेखिका को याद आया कि बेस कैंप पर तेंजिंग जानते ना आप? तेंजिंग अपनी सुपुत्री डेकी के साथ वहां आए थे। उन्होंने उनकी प्रशंसा कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। ओके, और तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इस बात पर इन्होंने हंसते हुए कहा था कि नहीं, मैं एकदम नौसिखिया हूँ। तब उन्होंने हंसकर इनका उत्साहवर्धन भी किया था। 15-16 मई को लेखिका लोत्से की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी। कैंप में लोपसांग, तशारिंग आदि 10 अन्य व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे जोर का धमाका हुआ और बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहां एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लोपसांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया
और लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाल दिया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटी तथा चोटों तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा, क्या वह भी वापस जाना चाहती हैं? बचेंद्री ने इसका उत्तर दिया, नहीं। ओके, और वो भी कैसे? बिना किसी हिचकिचाहट के। इसके बाद साउथ पोल पहुंचकर बचेंद्री ने चाय बनाई, अपने साथियों की मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू से बाहर निकलते ही क्या थी वहां पर? बर्फीली हवा चल रही थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी, तब लेखिका को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह कृतज्ञ हुआ, उसने जूस पिया। बचेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिए। अब वे साउथ पोल पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। रास्ते में उन्हें कई पहाड़ों को दो पहाड़ों के बीच उन्हें जो है डॉक्टर मीनू मेहता के द्वारा बताई हुई एल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ, लट्ठों, रस्सियों का उपयोग करना पड़ा। और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जब जाते हैं तो ये सबसे जो है भयानक होता है, क्योंकि एक तो इतनी ऊंचाई, और उसके बाद इतनी ऊंचाई के बाद अगर कोई नीचे देखता है तो सिर चकराता है और गिरने का डर भी बना रहता है। ओके, एक तो सीढ़ियाँ जो है एल्युमिनियम की होती है, फिसलने का भी डर रहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को बचेंद्र और उनके साथियों ने बखूबी जो है संभाल कर सारी पहाड़ों को इन्होंने पार किया। अगले दिन बचेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद वे अंगदोर्जी से चढ़ाई के लिए कहा। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करते थे। इस कारण क्या होता था? उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहते हैं, क्योंकि रात के समय वे बिना ऑक्सीजन के ऊपर नहीं रह सकते। बचेंद्री को लगा कि अगर अंग्रेजों के पांव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा, परंतु उसे अंगदोर्जी पर पूरा विश्वास था। सुबह 6:20 पर अंगदोर्जी और बचेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बचेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू कर दी। जमी हुई बर्फ शीशे की चादर के समान सख्त थी। रास्ते में उन्हें कई ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिन्हें देखकर अच्छे से अच्छे पर्वतारोही के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। देखिए किस तरह जो है हिमालय की गोद में जो है कई पर्वतारोहियों के शव आराम कर रहे हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं हम ग्रीन बूट। ये ग्रीन बूट एरिया जो है बहुत ही फेमस है। ये एक शव है जिसे देखकर लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया को पहचानते हैं कि हाँ यह हम जो है पर्टिकुलर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ओके, तो अब जो है 6:20 पर अंगदोर्जी और बचेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बचेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ शीशे की चादर के समान सख्त थी। उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदोर्जी को यह जानकर हैरानी हुई कि बचेंद्री अभी थकी नहीं थी। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद उन्होंने पुनः चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और बचेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। लाटू अपना संतुलन बनाने के लिए बीच में चल रहा था। अचानक क्या हुआ? लाटू ने देखा कि बचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बचेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। अचानक हवा की गति बढ़ गई। इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे। दृश्य दिखना बंद हो गया।
अचानक बचेंद्री देखा कि सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधे नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ ये है कि 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर वह जो है एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट चोटी पर दो व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने की जगह भी नहीं थी। सामने हजारों मीटर लंबी ढलान थी। तो उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया, फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र एवं हनुमान चालीसा निकाला। पहले उन्हें लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा करके उन्हें बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में उसे माता पिता की बहुत याद आई। बचेंद्र ने अपने रज्जू नेता अंगदेव जी के प्रति आदर प्रकट किया। अंगदेव जी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे। उन्होंने इनके फोटोज लिए। लाटू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों की चोटी पर खड़े होने की सूचना भी दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम जो नीचे आओगी तब तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा की बचेंद्री पॉल की जीवनी और उनकी एवरेस्ट यात्रा का ब्यौरा कि किस तरह उन्होंने एक महिला होते हुए भी वे इतनी चढ़ाई पर उन्होंने इतना साहसपूर्ण कदम रखा और वहाँ पर पहुँचकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं भूला। वहाँ पर उन्होंने छोटी सी पूजा की और उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने माता पिता को याद किया। ठीक है, तो बचेंद्री की जो कहानी है सारी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक उत्साहवर्धक कहानी है। थैंक यू।